हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेगा डिजीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और बच्चे, आज के सेशन में हम बात करेंगे इंडियन नेवी के द्वारा चार्जमैन के रूप में आपके लिए जो नई वैकेंसीज आई हैं उसके सिलेबस के बारे में। अब देखिए, आपको अगर आप लोगों ने अप्लाई किया है तो ये तो मालूम है कि बच्चे इसमें जो आपका एग्ज़ाम होना है वो पूरी तरीके से आपका नॉन टेक्निकल है। ठीक है, उसमें आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम होना है और 100 मार्क्स में जो 50% के जो वेटेज है वो है आपके जीके की और साथ में आपके जो जर्नल इंग्लिश है उसकी। ठीक है, तो दोनों ही सब्जेक्ट ऐसे हैं कि अगर आप टेक्निकल के स्टूडेंट हैं तो बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनकी पकड़ इन सब्जेक्ट में बहुत अच्छी होती है, इसीलिए वो हमेशा ही डाउट में रहते हैं कि किस तरीके से इन दो सब्जेक्ट को पढ़ना है। ठीक है, या फिर इतना सारा सिलेबस है उसे जो है 25 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है तो कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है। ठीक है, तो सिलेबस में बहुत सारा कन्फ्यूजन जो है बच्चों को है, तो वही जो कन्फ्यूजन है उसे दूर करने के लिए आज मैं सेशन लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इंडियन नेवी का, उसमें इन्होंने अपने सिलेबस में क्या कहा है और इनका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके अकॉर्डिंग जो है पेपर आपका कैसा आता है, आपको किस सब्जेक्ट में कितना समय देना है और किस सब्जेक्ट के लिए कितना पढ़ना है। ठीक है, तो दोनों ही चीजें जो है साथ साथ में करेंगे और दोनों ही सब्जेक्ट को एक बार डिस्कस करेंगे, इंग्लिश को भी और जीके को भी। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। तो जो ऑफिशियल सिलेबस आप लोग इनके नोटिफिकेशन में देखेंगे तो बच्चे इस तरीके से जो है कुछ आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इसमें कोई भी चीज जो है आपको क्लियर नहीं लिखा हुआ है, बस यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट के नेम है, हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक साइंस है, जर्नल पॉलिसी है, आपका साइंटिफिक रिसर्च है और सबसे ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो जर्नल अवेयरनेस है, यानी कि करंट अफेयर है। ठीक है, जर्नल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन टू द सोसाइटी। ठीक है, मतलब क्या आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या उसकी किस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, उसका एप्लीकेशन जो है आपका सोसाइटी में किस तरीके से होता है, इस चीज के बारे में जो है आपको अवेयर होना है और उसी से रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सिलेबस के भरोसे रह करके तो आप लोग तैयारी नहीं कर सकते हैं। आप लोग को क्लियर दिख रहा है कि अगर हम इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 25 नंबर के लिए जो है हमें 5 महीने 6 महीने भी अगर हम लगातार सब जीके ही पढ़ लें तो वहां से आपका कुछ भी चीज क्लियर नहीं होने वाला है। ठीक है, या फिर कभी भी जो है सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं होने वाला है, क्योंकि अपने आप में हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अपने आप में जो आपका पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, आपका इकोनॉमिक्स है, बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट आपके आते हैं, साथ में आपका करंट अफेयर्स आ जाता है, साथ में आपका स्टैटिक जीके आ जाता है। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट को अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने जाएंगे बच्चे तो बहुत समय जो है आपका वेस्ट होगा और बहुत ज्यादा जो है आपको अपना जो टाइम है जो आपको बाकी सब्जेक्ट में देना चाहिए वो सब्जेक्ट जो है आपको वो टाइम जो है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे अच्छा क्या है कि हम पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है उसे देखें और वहां से ये थोड़ा सा डिसाइड कर लें कि हमें किस किस चीज में जो है अपना समय देना है और किस तरीके से जो है हमें आगे की प्रिपरेशन के लिए अपनी स्ट्रैटेजी रखनी है। ठीक है, तो इसका मैं आपको क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करवाऊं तो यहाँ पे देखिए बच्चे, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा वेटेज आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको स्टैटिक जीके का। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है मैंने एक ही क्वेश्चन पेपर लिया है, वहां से मैं आपको बताऊंगी कि इस तरीके से जो है क्वेश्चन आपके बने हैं। अब पेपर का जो आपका लेवल है वो बहुत ज्यादा आसान नहीं है बच्चे। ठीक है, पहले मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत आसान पेपर नहीं आएगा, आपको रिपीटेड क्वेश्चन जीके में बहुत कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत कम है, तो आप लोग जो पीवाईक्यू लगाते हैं, बाकी जो आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, वो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आपको बेनिफिट तो देगी। बाकी एग्जाम के लिए जो आप लोगों ने जीके पढ़ा है वो यहाँ पे बेनिफिट तो देगा, है ना, लेकिन कुछ थोड़ा सा आपको अलग चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी जो कि यहाँ पे आपका एक कुछ मार्क्स जो है आपके कंफर्म करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टैटिक जीके क्वेश्चन किस तरीके से पूछा हुआ है, सबसे पहले बच्चे यहाँ पे देखिए खेल से संबंधित है कि मतलब ये जो आपका टूर्नामेंट कौन से खेल में खेला जाता है, फिर अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी, है ना, बहुत जनरल सा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस है, ये भी जो है आपको जनरल क्वेश्चन नहीं है। गुजरात में माधवपुर मेला किसकी याद में मनाया जाता है। स्वायत्त संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत आता है। ठीक है, मैं लिखने वाले ईश्वर के हाथ की एक छोटी सी पेंसिल हूं जो कि दुनिया के एक प्रेम पत्र जो कि दुनिया को प्रेम पत्र भेज रहा है, यह किससे, ये जो है आपको मदर टेरेसा का कथन है ना। तो इस तरीके से कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि स्टैटिक जीके के हैं। स्टैटिक यानी कि वो किसी सब्जेक्ट में आपका फिट नहीं होता है। ठीक है, रैंडमली कहीं से भी जो है जो क्वेश्चन आपका बनता है जीके का
का, वो आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है। ठीक है, इनमें से अगर आप लोग देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका बहुत रिपीटेड है। ठीक है, उसके अलावा जो है बाकी जो क्वेश्चन बने हैं, एक ये क्वेश्चन है आया तो एग्जाम में, लेकिन बहुत कम जो है आपके बच्चों को पता होगा कि ये जो है मदर टेरेसा का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बच्चे आपको पूछे जाने हैं एग्जाम में, और वो भी आपका स्टैटिक जीके से। अभी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से जो है इनको हमें टैकल करना है। ठीक है, क्या जो है इसके लिए हम करने वाले हैं। तो ये बच्चे आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन हो गया, और पोर्शन आप लोग देखिए 25 नंबर का जो है आपका जीके आना है, और 25 में से जो है आपके 6 क्वेश्चन जो है आपके स्टैटिक जीके के हैं। उसके बाद में आपका जनरल साइंस है। जनरल साइंस में आपको बहुत टफ क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, रोटी के निर्माण के दौरान रोटी में पैदा होने वाले प्रोडक्ट का नाम बताइए, साफ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, माँ के दूध में कौन सा जो है हार्मोन आपका श्रावण होता है। ठीक है, डिजिटाइज वैक्सीन में संदर्भ में आपका ई विन का जो है आपको फुल फॉर्म पूछा हुआ है वैक्सीनेशन का। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्या है, ये जर्नल साइंस से जो है आपके क्वेश्चन बने हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपका फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, फिर बायो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो आप जनरल साइंस बाकी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, वहीं से जो है आपके क्वेश्चन आएंगे। कोई स्पेसिफिकली जो है आपको कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और दूसरा बच्चे बायोलॉजी की जो है सबसे ज्यादा वेटेज आपको देखने को मिलते हैं, चाहे आपने इंडियन नेवी टेस्टमैन मेट का भरा हो या फिर आपने चार्जमैन का भरा हो। ठीक है, ज्यादातर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो जनरल साइंस से आते हैं, और जनरल साइंस में सबसे बड़ा जो पोर्शन होता है वो आपका बायोलॉजी का होता है। वहीं से जो है आपके इन जनरल वाले जो क्वेश्चन होते हैं साइंस के, वो आपके बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपके सब्जेक्ट वाइज जो है आपके क्वेश्चन है। सबसे पहले बच्चे इकोनॉमिक्स देखिए, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, एकीकृत बाल संरक्षण योजना कौन से साल में शुरू हुई थी, अपरिष्कृत जन्म दर इसको किस तरीके से परिभाषित किया गया है। ठीक है, उसके बाद में आपका एक मॉडर्न इंडिया का है कि भारतीय लोग जनयुद्ध में जनता की भूमिका निभाएं, ये किसका नारा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का नारा है ये। ठीक है, ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है, पॉलिटी का क्वेश्चन है आपका। ग्राम पंचायत जो आपके इलेक्शन होते हैं उसके बारे में आपका पूछा है। भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है, और इसमें जो है आपका 7% वाला जो आपका आंसर होता है ना, ये आपका ज्योग्राफी का हो गया। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि स्वीकार है, ये आपका उसका है बच्चे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपका ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। उसके बाद में ये जो आपके क्वेश्चन बने, हिंद स्वराज नाम की पुस्तक किसने लिखी है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है, ये बुक्स एंड ऑथर का एक अलग ही आपका जो है स्टैटिक जीके में एक टॉपिक आता है जो बहुत सारे एग्जाम के लिए आप लोग पढ़ते हैं। तो जब बुक्स एंड ऑथर हम लोग पढ़ते हैं तो दो तरीके से पढ़ना होता है। एक तो आपका स्टैटिक जी बुक्स एंड ऑथर है, स्टैटिक यानी कि जो पुरानी आपकी जो है किताबें हैं। ठीक है, और एक आपका जो करंट में किताबें हैं, अभी इस साल जो आपके नई राइटर्स के द्वारा लिखी गई है, या फिर कोई ऐसी पुस्तक जिसको हाल ही में कोई पुरस्कार मिला है। ठीक है, वो आपको करंट अफेयर्स के बुक्स एंड ऑथर में आता है। लेकिन यहाँ पे जो आपके बुक्स इन्होंने पूछी है, ये बच्चे हिस्ट्री में हम कहीं ना कहीं किसी न किसी पोर्शन में इन किताबों को पढ़ते हैं। अगर आप देखें राज तरंगिणी के लेखक कौन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कल्याण के द्वारा लिखी गई है। हिंद स्वराज जो है आपका, ये जो है आपके किसके द्वारा, महात्मा गांधी की किताब है। तो ये जो है आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन है, मतलब दोनों ही, ये हिस्ट्री से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं और बुक्स एंड ऑथर से भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कोई स्पेसिफिकली जो है आपको कोई चीज नहीं पढ़नी पड़ेगी। आप रिपीट अगर किसी एग्जाम के पीवाईक्यू भी देखेंगे, या फिर बहुत सारे पीवाईक्यू भी अगर आप लोगों ने किए हुए हैं, प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वहां से आपका बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो आपका ज्यादा वेटेज है स्टैटिक जीके का है। उसके बाद में आपका जो है इकोनॉमिक्स का जो है आपका वेटेज है। ठीक है, हिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं पूछा है, पॉलिटी आपको बहुत ज्यादा नहीं है, ये आपका बच्चे आपका ज्योग्राफी हो गया। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको ये जो बड़े मेजर जो आपके सब्जेक्ट होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। हर एक सब्जेक्ट से 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे वेटेज का रहेगा। ठीक है, और इसी तरीके से जो है इसकी प्रिपरेशन भी हमें करनी है। उसके बाद में आपका क्या है, ये है बच्चे आपके करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके मतलब उसके पूछे हैं, बहुत जर्नल जो पूछे जाने वाले करंट अफेयर नहीं पूछे हैं। सबसे पहला है आपका 2 अक्टूबर को जो लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई 2023 में, कौन से नंबर की मनाई गई। ठीक है, तो ये है तो करंट का, लेकिन बहुत वैसा करंट है, मतलब इन जनरल हम लोग इस तरीके की क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में आर्थिक विकास दर क्या है, ये आपका जनरल क्वेश्चन है। आप कहीं पे भी अगर करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो ये चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, कौन सा राज्य मुख्य विषय के रूप में सहिष्णुता के साथ में साहित्यिक उत्सव की मेजबानी कर रहा है, जो इंपॉर्टेंट समिट होते हैं, है ना, सेमिनार होते हैं, आपके कॉन्वोकेशन होते हैं, वो जो है आपका यहाँ पे पूछा गया है, ये भी करंट का है। एलेना राबियंका, इन्होंने हाल ही में विश्व नंबर 1 इगा स्विएतेक को ऑस्ट्रेलिया ओपन में हराया है, वो कौन से देश की है। ठीक है, यहाँ से
क्वेश्चन जापान की ही है, तो यहाँ से क्वेश्चन स्पोर्ट्स का जो है आपका करंट अफेयर पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका जनरल क्वेश्चन है, क्योंकि अगर इस तरीके की टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, विंबलडन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, तो वहां पे हम जो है इस तरीके के जो विनर हैं उनका नाम कम से कम हम याद रखते हैं, और उसका हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि कौन से देश के खिलाड़ी हैं। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली जो है आपकी इगा स्वातिक जीती है ना, पोलैंड की खिलाड़ी है ये। तो इस तरीके से बच्चे आपका मिक्स मतलब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दो चार ऐसे क्वेश्चन है जो इन जनरल पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन जो है पढ़ाई में आपके आएंगे। कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे बने हैं जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको थोड़ा सा डीप अगर पढ़ेंगे तब जो है उन क्वेश्चन की प्रिपरेशन होगी। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है कि बहुत सारे एग्जाम बच्चे ऐसे हैं जहां पर अगर आपने बहुत सारे एग्जाम आपके ऐसे होते हैं रिसेंट ईयर में, ठीक है, जहां पे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये है कि आपके 50% ऐसा आप पोर्शन लेकर के चलिए जीके का। जैसे 25 है, 25 में से अगर आप कोशिश करेंगे कि 25 में से कम मेरा 15 नंबर तो आ जाए, है ना, 25 में से जो है आपका 16-17 नंबर आ जाए, तो उसके लिए जो है आपको दोनों तरीके की चीज़ों को बच्चे अपना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। दोनों तरीके से मेरा मतलब है, एक तो वो जो आप लोग जीके पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसी और एग्जाम की तैयारी आप करते हैं तो जीके तो पढ़ते हैं, है ना। आप बहुत सारे जो आपके एग्जाम्स होते हैं, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, उनके पीवाईक्यूज जो है आप करते रहिए। ठीक है, वहां से जो रिपीटेड क्वेश्चन आपका आएगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन कुछ परसेंट तैयारी हमें ऐसी चीजों की करनी है जो थोड़ा सा अभी बदलते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो आपके बदलते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको प्रश्न पूछा जाएगा, उसके लिए बच्चे यूट्यूब पे आपके फ्री सेशन स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, उन सेशन में हमसे जुड़िएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हम वो वाला जो आपका पैटर्न है वो मैं आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, एमसीक्यू आपके सेशन होंगे और इस तरीके के क्वेश्चन को जो है वहां पर टैकल किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या है कि सबसे अच्छी जो स्ट्रैटेजी है बच्चे वो यही है कि जितना ज्यादा एमसीक्यू आपका हो सकता है, जितना ज्यादा एमसीक्यू आपका हो सकता है उतना ज्यादा एमसीक्यू आपको करना है। ठीक है, थ्योरी फॉर्म में जितना आप जीके पढ़ रहे हैं, बाकी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, बस उसी चीज को जो है आप रिवाइज करते रहिए। ठीक है, कुछ अलग से जो है इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको वो बता देती हूँ कि इस तरीके से जो है आपके क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 50% जो है आपका रिपीटेड क्वेश्चन जो कि लगभग हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। आप पीवाईक्यूज करते हैं, आप मॉक टेस्ट देखते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, है ना, वहां से जो है आपको वो जो आपका पार्ट है वो कवर हो जाएगा। बाकी का जो आपका पार्ट है जहाँ पे थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाने हैं, आउट ऑफ द बॉक्स को जो है क्वेश्चन आपको पूछे जाने हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो अपना जो थ्योरी आप लोग बाकी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं वो आपको पढ़ते रहना है, उसको जो है रिवाइज करते रहना है। आपके जो भी जीके के नोट्स होंगे उसको जो है आपको कंटिन्यूअस जो है रिवाइज करते रहना है। और दूसरा जो है आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस जो है बच्चे यूट्यूब पे आपकी कल से स्टार्ट होगी। ठीक है, और वो जो है आपका हम जिस तरीके से आपका चार्जमैन का सिलेबस है, चार्जमैन में 50% का जो पोर्शन है वो रीजनिंग और मैथ्स का है और 50% जो आपका पोर्शन है वो जीके और इंग्लिश का है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस होगी। अल्टरनेटिव डेज में जो आपकी प्रैक्टिस होगी, एक दिन आपकी रीजनिंग मैथ्स की क्लास होगी, एक दिन जो आपकी जीके की क्लास होगी ना। इस तरीके से जो है अल्टरनेटिव डेज में जो है हम खूब सारे एमसीक्यूज करके इस तरीके के जो नए पैटर्न पे आधारित प्रश्न है उनको करके अपना इस साल का जो चार्जमैन है उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, उसके अलावा अब इंग्लिश की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि जीके तो फिर भी आप बहुत सारे एग्जाम में अभी क्या हो गया है, मैंडेटरी हो गया है ना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपका जो टेक्निकल है, टेक्निकल के साथ में नॉन टेक्निकल आपको जीके आपको हर एग्जाम में पढ़ना होता है। और थोड़ा थोड़ा बच्चे को जो है जीके के बारे में मालूम होता ही है ना कि ये सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है, इस सब्जेक्ट से ये प्रश्न बनता है, इस सब्जेक्ट से ये प्रश्न बनता है। लेकिन इंग्लिश बहुत कम एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए बच्चा उस इंग्लिश को बहुत कम जो है आपका पढ़ता है ना। तो जो बच्चे जिन्होंने इस फॉर्म को भरा है, आपके लिए बच्चे क्या है कि जर्नल इंग्लिश का सिलेबस थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। पहले हम थोड़ा सा समझेंगे इसे कि जो नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। अगर आप सिलेबस को देखेंगे, सबसे पहले इन्होंने एक एक करके बच्चे सारे टॉपिक ही लिख दिए। स्पॉट द एरर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सिनोनिम्स है, होमोनिम्स है, आपका एटोनिम्स है, स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, वर्ब्स, कंजर्वेशन, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट है, आपका सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन अ पैसेज, क्लॉज पैसेज है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन के नेचर है वो इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपको कौन सा टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जब इंग्लिश भी आप लोग पढ़ते हैं तो वो भी अलग अलग लेवल का होता है ना। आपका
एसएससी हो गया, आपका बैंकिंग हो गया, दोनों में अगर आप इंग्लिश देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस वहाँ पे देखने को मिलता है ना, जो आपके नॉन टेक्निकल एग्जाम है। तो यहाँ पे अगर आप टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और टेक्निकल एग्जाम के लिए आपके जो है वैकेंसीज आई हैं, भले ही उसमें जो है आपका सारे के सारे नॉन टेक पूछा जाना है, तो उसमें बच्चे कुछ तो डिफरेंस होगा जो कि आपका नॉन टेक्निकल जो एग्जाम होते हैं वहाँ पे जो इन जनरल इंग्लिश पूछा जाता है उससे यहाँ पे जो है आपको क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने जीके में आपको कहा कि ऐसा मत सोचिएगा कि सारा का सारा जो है आसानी प्रश्न आपको पूछा जाना है ना। 50-50% का जो है आपका वहाँ पे पार्ट रहता है। 50% आपका रिपीटेड क्वेश्चंस का होगा, आसान क्वेश्चंस का होगा, ठीक है, और 50% जो आपका पार्ट है वो आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, जो बच्चे की मेरिट भी उसी पे डिपेंड होती है ना, क्योंकि आसान प्रश्न तो लगभग हर बच्चे ही कर लेते हैं, लेकिन जो आपका एवरेज क्वेश्चन है या फिर मोर देन एवरेज क्वेश्चन है वो करने में जो है जो बच्चा सफल हो जाता है वही जो आपको मेरिट में अपना नाम भी ले आता है ना। वो वैसी बात है, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होती है बाकी बच्चों से, इसीलिए आप कंपटीशन को क्लियर कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इंग्लिश की बात करें, जैसे मैंने जीके का आपको बताया था, इंग्लिश में बच्चे ज़्यादातर क्वेश्चन आपको आसान देखने को मिलेंगे, है ना। पहली बात तो ये, क्योंकि आप टेक्निकल एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, टेक्निकल एग्जाम के लिए जो है मतलब एक टेक्निकल पोस्ट के लिए अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपसे ये तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जाएगी कि आप बिल्कुल जो बैंकिंग लेवल का इंग्लिश है वैसा जो है आपको क्वेश्चन पेपर बना करके दे दिया जाए, है ना। क्योंकि आपका जो ड्यूटी होगा ऑब्वियसली बात है कि वो या तो ऑफिस वर्क ज़्यादा होता है ना, या टेक्निकल काम में आप ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो जो कम्युनिकेशन का काम है वो आपका बहुत कम होता है ना। इसीलिए जो है आपका कम्युनिकेशन वाला जो इंग्लिश है, जैसे बैंकिंग में आता है, जिनको पब्लिक डीलिंग जो है ऑफिसर्स को करनी होती है, इसीलिए उनकी जो कम्युनिकेशन है उसके बेस पे जो है उनको इंग्लिश पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है कि सिर्फ अंग्रेजी भाषा का कितना आपको ज्ञान है, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का बेसिक्स जो है आपका कितने क्लियर है, बस वो चीज़ जो है आपका टेस्ट किया जाएगा। और इसको टेस्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा जो वेटेज यहाँ पे बच्चे आपका आता है, सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो है आपके वोकैब पे, ठीक है। आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है, कितने ज़्यादा शब्द आपको पता है, उन शब्दों के अर्थ कितने ज़्यादा पता है, उस पे जो है सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसीलिए आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे ना, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो एनालिसिस करने के बाद में आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो वोकैबुलरी से पूछे गए हैं। अगर आप देखेंगे बच्चे ऊपर 3 और 2 5 क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे सिनोनिम 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 और एंटोनिम, है ना, यहाँ पे 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर कि सिनोनिम और एंटोनिम ही पूछा गया है। इसका समानार्थी शब्द बताइए, इसका विपरीत शब्द बताइए, है ना, हैप्पीनेस का उल्टा क्या होता है, हैप्पीनेस का सिमिलर क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाने हैं, ठीक है। तो 5 जो क्वेश्चन है आपके सिनोनिम और एंटोनिम से बने हैं। उसके बाद में अगर आप देखेंगे 3 क्वेश्चन है जहां पर कि इडियम्स जिसे हम हिंदी में मुहावरे कहते हैं बच्चे, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है कि कोई बेसिक ग्रामर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा रिपीटेड जो आपके इडियम्स और फ्रेजेस होते हैं, जो कि आपके फिर अगेन आपको वही करना है किसी भी एग्जाम के, किसी भी मतलब कि जहां पर कि इंग्लिश पूछा जाता है, ठीक है। जो आपका ग्रेजुएशन लेवल के, 12th लेवल के जो आपके एग्जाम होते हैं, सबसे अच्छे बच्चे आपके CHSL का जो लेवल है ना, उसी लेवल का जो है इंग्लिश यहाँ पे आपका आता है, ठीक है। तो उसके जितने भी आपके PYQs हैं, ठीक है, जहां जहां पे आपका 12th लेवल का इंग्लिश पूछा जाता है, बस जो आपके इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस होते हैं वो आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। 3 नंबर जो है बच्चे यहाँ पे इडियम फ्रेज जो है आपका पूछा गया है, ठीक है। और ये भी आपका जो है बेंट आउट ऑफ शेप पूछा गया है, कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग पूछा गया, टिट फॉर टैट पूछा गया है ना, बहुत रिपीटेड जो है आपके यहाँ पे इडियम्स पूछे गए हैं। उसके बाद में आपका स्पेलिंग करेक्ट करने का 1, 2 और 3 क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो स्पेलिंग करेक्ट करने का है ना। बेसिकली आपका जो बेसिक नॉलेज है इंग्लिश लैंग्वेज का वो जो है आपका टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से हो गए, 3 आपके इडियम्स हो गए, 3 क्वेश्चन जो है आपको पूछा हुआ है कि स्पेलिंग को सही करके बताइए, ठीक है। उसके बाद में अगर आप लोग देखेंगे ये जो क्वेश्चन है बच्चे 1, 2, 3, 4, ये 4 क्वेश्चन जो है आपके कैसे हैं, यहाँ पे आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा हुआ है, ठीक है। होता है ना कि एक सेंटेंस दे दिया कि सेंटेंस को अगर आप एक शब्द में अगर कहना चाहे तो इसमें से क्या कहा जाएगा, है ना। तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आपके 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए हैं। तो मतलब कि अगर 25 नंबर का आपका इंग्लिश आना है तो उसका जो 50% वेटेज है वो सिर्फ और सिर्फ जो है आपका वोकेबुलरी से कंप्लीट हो रहा है,
ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको डेली बेसिस पे 10 से 20 शब्द जो है आपको याद करने हैं, ठीक है। क्योंकि आप जब शब्द याद करते हैं ना बच्चे, तो शब्द याद करने के साथ में आपके 3 चीजें क्लियर होती हैं। आपका एंटोनिम सिनोनिम, पहला चीज जो है वहीं पे आपको क्लियर हो गया, क्योंकि वही चीज जो है आपको सिनोनिम में भी पूछा जाएगा तो आपको मतलब पता होना चाहिए, अगर एंटोनिम का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो आपको मतलब पता होना चाहिए, है ना। एक वो हो गया। दूसरा आपका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो भी आपका वहां से हो जाता है, ठीक है। वो कई जो शब्द हैं वो आपके वहां पे पता लगते हैं कि इसका मतलब ये होता है, ठीक है। उसके बाद में जो आपका स्पेलिंग, क्योंकि जब आप शब्दों को पढ़ते हैं तो उन शब्दों को याद करते समय बच्चे वहां पर देखें कि उसको किस तरीके से स्पेल किया गया है, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो रिपीटेडली जब आप इंग्लिश का सिलेबस कहीं पे भी देखेंगे तो जो बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको कि बार बार इस तरीके के प्रश्नों में पूछा जाता है, क्योंकि अधिकतर वो शब्द पूछा जाता है जिसकी स्पेलिंग थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है ना, या फिर हम बचपन से उस शब्द को गलत पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी जब हमने इंग्लिश ग्रामर पढ़ना शुरू किया तब हमें पता लगा कि ओह इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाता है ना। तो कुछ शब्द हैं चुनिंदा जो कि आपको एक लिस्ट कहीं पे भी मिल जाएगी, ठीक है। वो जो है लिस्ट आपको पढ़ लेनी है और वहां से आपको पता लग जाएगा कि ये जो शब्द है इसको ऐसा नहीं ऐसे स्पेल किया जाता है, ठीक है। तो एक आपका ये हो गया। तो 3 चीजें बच्चे आपकी हो जाएंगी अगर आप डेली बेसिस पे 20-20 शब्द जो है अगर याद कर लें, है ना। और वो सिर्फ ऐसा नहीं कि एग्जाम के लिए आप करेंगे, आप कहेंगे कि बाकी एग्जाम में तो इंग्लिश पूछा नहीं जाता है, एसएससी नहीं पूछ रहा है, आरआरबी नहीं पूछ रहा है, तो हम इंग्लिश क्यों पढ़ें, है ना। ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश अगर आप पढ़ेंगे तो वो एक भाषा भी है, आपकी एक भाषा पे जो है कमांड अच्छी होती जाएगी, ठीक है। वहां पे भी आपको बेनिफिट मिलता है और अगर एग्जाम निकल गया तो फिर बेनिफिट ही बेनिफिट है ना। तो बच्चे उस दृष्टिकोण से अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बर्डन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। डेली बेसिस पे अगर आप 20 शब्द पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छे से जो है इन शब्दों का मतलब पढ़ते हैं, उनको जो है किस तरीके से स्पेल किया गया है ये भी देखते हैं, है ना, क्योंकि वो देखना बहुत जरूरी है। कहीं पे जो है आपका जब शब्द पूछा जाता है तो कुछ शब्द बच्चे ऐसे होते हैं जो देखने में या जब आप उसे प्रोनाउंस करते हैं तो वो सिमिलर ही जो है आपका लगता है, लेकिन आप उसे ध्यान से देखेंगे तो कहीं पे छोटा सा जो है स्पेलिंग में आपका डिफरेंस होता है और वहीं से जो है उसका मतलब भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छे से जो है उन शब्दों को आपको याद करना है। बाकी इडियम्स और फ्रेजेस हैं, ये बहुत डिफिकल्ट जो है इडियम्स नहीं पूछे हैं आपको, बहुत रिपीटेड जो है आपको इडियम्स पूछे हैं। इसके भी जो है आपका किसी भी इंग्लिश के जो स्टैंडर्ड बुक है वहाँ पे आपके 4-5 पेजेस होते हैं जहाँ पर कि इडियम्स लिखे जाते हैं, है ना, जो कि हर एग्जाम में बार बार जो है आपके पूछे जा रहे हैं। तो वो भी जो है टारगेट बना करके जितना भी आपके पास में एक दिन में समय है आप 10 याद करिए, 20 याद करिए, लेकिन इडियम्स और फ्रेजेस को भी याद करिए ना। तो ये एक ऐसा पोर्शन है वोकेबुलरी का जो आपके एग्जाम के लिए आपको 50% तक तैयार कर रहा है, ठीक है। ये बच्चे आपको और हेल्प किस में करेगा आपका, जब आप यहाँ पे इडियम्स में बच्चे कभी कभी ऐसा होता है कि इडियम्स में कभी कभी जो है आपका कुछ ऐसा फ्रेज दे देता है, इडियम्स नहीं देता है, कभी कभी कुछ ऐसा फ्रेज दे देता है। अगर आपको शब्द का मतलब पता है ना तो आप उसको आसानी से जो है ऑप्शन से जो है आपका वो निकल करके आ जाएगा, अगर आपको मीनिंग पता है तो। और मीनिंग नहीं पता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पूछ क्या रहा है ना। तो मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है, ये आपका यहाँ पे भी काम आएगा। ग्रामर में जो है आपका एक क्वेश्चन आता है पैसेज वाला, ठीक है। तो पैसेज का मतलब तभी तो समझ पाएंगे जब शब्दों का मतलब आपको पता होगा, है ना। वहां पे ग्रामर के रूल काम नहीं आते हैं बच्चे, वहां पे शब्द का मतलब काम आता है। तो जब आप वोकेबुलरी अपनी स्ट्रांग करते हैं तो वो इन क्वेश्चन के लिए नहीं सिर्फ, ठीक है, जो बाकी के आपके जो इंग्लिश का पोर्शन है उसके लिए भी जो है आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो एक तरीके से जो है आपका जैसे मकान बनने के लिए सबसे पहले जो है उसकी नींव डाली जाती है ना, तो इंग्लिश पढ़ने के लिए जो है आपकी नींव है ना, ये जो है आपका बेस है। अगर ये स्ट्रांग होगा तो बाकी की इंग्लिश जो है आपके लिए काफी आसान आपको नजर आएगी, ठीक है। तो ये बच्चे आपको सबसे पहले आपको ना स्ट्रांग करना है। और अगर स्पेशली अगर आप चार्जमैन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये तो आपका मस्ट है कि आपको करना ही करना है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया आपका वोकेबुलरी। उसके बाद में बच्चे आपका थोड़ा सा बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर में जो सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, फोकस किया गया है इनके द्वारा, वो है आपका पार्ट ऑफ स्पीच में, है ना। पार्ट ऑफ स्पीच जो बेसिक चीजें हम बचपन में ग्रामर में हमने पढ़ी है ना, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, उसी पे बेसिस जो है इस तरीके से फिलअप्स जो है आपको पूछे गए हैं। ये देखिए बच्चे, हाँ ये क्वेश्चन जो है आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का है, ठीक है, कि यहाँ पे पूछा है कि ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस का वॉइस अगर हम चेंज कर दें तो क्या जो है आपका सेंटेंस बनेगा, ठीक है। ये आपका एक्टिव पैसिव वॉइस का है। बाकी अगर आप प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब का है, यहाँ पे एडजेक्टिव का पूछा था, यहाँ पे आपका प्रोनाउन है, यहाँ पे आपका प्रोनाउन है, ठीक है, यहाँ पे भी आपका जो है प्रोनाउन है। तो बेसिकली जो है आपका जो पार्ट ऑफ स्पीच के टॉपिक्स हैं ये
ये सारे के सारे जो है आपके क्लियर होने चाहिए। इन्हीं पे बेसिस बच्चे आपका फिलअप भी बन जाता है, कंजक्शन हो गया आपका, है ना, सब उसी में आता है। और उन्हीं पे बेसिस जो है आपका एरर वाला जो प्रश्न आता है, एरर वाला क्वेश्चन भी अगर आप लोग देखेंगे तो 3 क्वेश्चन जो है आपके एरर वाले बने हैं, है ना। और एरर करेक्ट करने के लिए आपको ये टॉपिक क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इन टॉपिक से बाहर वो आपका बहुत कम क्वेश्चन आपको देगा, ठीक है। या तो आपका जो इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच हो गया, आपका वॉइस और जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। और बाकी जो है आपके ये पार्ट ऑफ स्पीच वाले जो आपके टॉपिक हैं, वो बस आपका जो बेसिक ग्रामर है वो क्लियर होना चाहिए। उसी पे जो है आपका एरर वाला क्वेश्चन बनता है, उसी पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद में आप कहेंगे कि जो कॉम्प्रीहेंशन है वो कितना डिफिकल्ट आता है बच्चे। तो कॉम्प्रीहेंशन पहले तो एक क्वेश्चन वाला कॉम्प्रीहेंशन है, ठीक है। कभी कभी ऐसा कॉम्प्रीहेंशन होता है ना कि एक पैरा होता है, उसके नीचे 5 प्रश्न होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपका एक ही कॉम्प्रीहेंशन है, उसी के अंदर जो है आपका एक स्टेटमेंट से निकाल करके उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है, दीज आइलैंड्स आर प्रोन टू फ्लडिंग बिकॉज, ठीक है। और इसका रीजन जो है आपका ऊपर ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से पढ़ पाएंगे इसे और अच्छे से इसका मतलब समझ पाएंगे अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है। तो अगर आपका शब्दकोश अंग्रेजी का भरा हुआ है, अगर ज्यादा से ज्यादा शब्द आपके दिमाग में है, तब जो है आपके लिए बहुत आसान रहेगा, है ना। अंग्रेजी भाषा को समझना, इसका अर्थ निकालना आसान रहेगा। लेकिन अगर आपको शब्दों के मतलब ही नहीं मालूम है तो कैसा पता चलेगा कि क्या कह रहा है ये सेंटेंस, है ना, ये पैरा जो है क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे बहुत बेसिक सा जो है आपका प्रश्न पूछा गया है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जो है आपका यहाँ पे पैरा नहीं है, ठीक है। तो ये बच्चे आपके इस तरीके से सिलेबस जो है मैंने आपके लिए ब्रेक डाउन किया है। सबसे पहले आपको वोकेब बहुत स्ट्रॉन्ग जो है आपका होना चाहिए, है ना। 50% जो आपके क्वेश्चन है वो वहीं से बनेंगे। उसके बाद में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले जो टॉपिक्स हैं, है ना, उन टॉपिक्स को कर लेना, वहीं से जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी बनेगा, वहीं से आपका जो है जो एरर वाला जो आपका क्वेश्चन है वो भी बनेगा, है ना। दो टॉपिक हैं जो यहाँ पे सिलेबस में भी दिया हुआ है और आपको पूछा भी जा सकता है। वो आपका एक तो जो वॉइसेस है ना, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, और एक आपका जो नोटेशंस होते हैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, है ना, वो दोनों भी जो है आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका, अगर आप इंग्लिश ग्रामर करते हैं तो यहाँ से काफ़ी हद तक बचे 50% से ज़्यादा जो पेपर है वो आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप लेवल देखेंगे तो जीके के कंपेरिजन में इसका लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है। क्योंकि जीके में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आज तक आपने कहीं नहीं देखा होगा। आपको लगेगा बिल्कुल स्पेसिफिकली मेरे लिए ही जो क्वेश्चन आपका तैयार किया गया है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड टॉपिक है। अगर आप वर्ड मीनिंग में भी देखेंगे, सिनोनिम एंटोनिम में देखेंगे, है ना, बहुत आसान से जो है आपको सिनोनिम एंटोनिम पूछा हुआ है ना। तो जैसे मैंने आपको कहा कि वो बैंकिंग लेवल का इंग्लिश नहीं पूछता है, बस आपका अंग्रेजी भाषा का ज्ञान कैसा है वो जो है आपको चेक करने के लिए, बस इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिकली ये जो आपका पेपर है ये इंग्लिश लैंग्वेज का हम कह सकते हैं, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज का है कि आप भाषा को कितना जानते हैं, कितना पहचानते हैं, है ना। अगर इन जनरल जो है ड्यूटी के टाइम पे ये बात की, जब आप सर्विस देंगे तो आपको ये भाषा समझ में आती है नहीं आती है ना। तो वही देखने के लिए, आपके कम्युनिकेशन देखने के लिए जो है आपका यहाँ पे इंग्लिश का टेस्ट लिया जा रहा है और उसको जो है आपको अच्छे से टैकल भी करना है, ठीक है। और बाकी बच्चे इस चीज़ के लिए जो आपका जीके है, आपका मैथ्स है और रीजनिंग है, इसके लिए मैंने आपको पहले बता दिया कि यूट्यूब पे जो है आपकी क्लासेस होने वाली हैं, ठीक है। कल से आपकी यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट होंगी और अल्टरनेटिव डेज में जो आपकी क्लासेस चलेंगी, ठीक है, चार्जमैन के लिए। और आपका रीजनिंग और मैथ्स होगा और दूसरा जो है आपका जीके होगा, ठीक है। और उसके इधर अगर आपको बच्चे चारों ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इंग्लिश हो गया, आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, और इंडियन नेवी चार्जमैन के लिए अगर आप लोगों को अप्लाई करना है, कर लिया है आपने, आपको इसकी तैयारी करनी है, तो आप मेक इट इजी मैकेनिकल हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, वहां पे जाएंगे, वहां पे आपका इंडियन नेवी चार्जमैन का कोर्स आपको मिलेगा, ठीक है। एग्जाम सिलेबस बेस्ड पैटर्न पे जो है आपका आधारित होगा। ऑब्वियसली बात है कि रिकॉर्डेड जो है आपका बैच है, ठीक है। रिकॉर्डेड मतलब कि यहाँ पे जो थ्योरी पोर्शन है इस एग्जाम के सिलेबस का वो ऑलरेडी जो है आपका कंप्लीट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें बहुत सारे जो है आपके एमसीक्यूज करने हैं, है ना। जैसे कि सब्जेक्ट जो मेरा सब्जेक्ट है जीके का, उसमें हम और कुछ नहीं जो है आपका यहाँ पे कर सकते हैं, जितना थ्योरी में पढ़ाना था वो यहाँ पे जो है आपका कंप्लीट है। उसके बाद में नए एग्जाम पैटर्न पे आधारित जो है आपके क्वेश्चन करवाए जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज जो है आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो लाइव क्लासेस यहाँ पे होंगी जो कि प्रैक्टिस होंगी, ठीक है। और बाकी जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे आपका कोर्स है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप इन नंबर्स पे जो है कॉल करके बाकी की इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, और कोई डाउट होता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप डाउट क्लियर करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आज का जो सेशन है वो इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर कल लाइव क्लास में, प्रैक्टिस में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।